अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ा इंटरेस्टिंग डे रहा जी आज। 2-3 बड़ी ही अहम और दिलचस्प चीज़ें हुई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान, और आने वाले 24 घंटे भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहले मैं ज़रा होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उन पे बात करता हूं, जो हो चुकी है। सबसे ख़ास चीज़ ये हुई कि हमारे बहुत से जर्नलिस्ट एक ट्रैप का शिकार हो गए। एक फेक लेटर जो 27 सितंबर 2021 को मुबैना तौर पर जो लेटर पे डेट लिखी गई है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ने लिखा था असद मजीद खान साहब को, अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। ये ख़त आज हमारे बहुत से साथियों ने ट्वीट कर दिया, जो उनके गले पड़ गया। इस वक्त बहुत ज़्यादा उनकी छितरौल हो रही है सोशल मीडिया पर, और बहुत बुरा भला कहा जा रहा है। ये लेटर जो है मेरे पास भी आया था, लेकिन कोई तस्दीक मेरे पास इसकी नहीं थी। और इस पे नाज़रीन 6 अक्टूबर को इस लेटर के हवाले से वज़ारत ख़ारजा ने 6 अक्टूबर 2021 को वज़ारत ख़ारजा ने डिनाई किया था तर्जुमान ने कि ऐसा कोई लेटर नहीं है, और जो चल रहा है सोशल मीडिया पर और मीडिया पर ये फ़ेक है। तो हमारे साथियों से गलती हुई, बग़ैर तस्दीक के, बग़ैर वेरीफाई किए एक लेटर जो है उसको चला दिया गया। ज़ाहिर है इस वक्त जो इतनी पोलराइज्ड जो हमारा इतना एनवायरनमेंट है, उसके अंदर सहाफ़ियों को सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है कि वो कहीं ना चाहते हुए, देखे अनदेखे, डिलिबरेटली या फिर मिस्टेकनली वो किसी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं बन रहे। और आज हमारे कुछ सहाफ़ी शिकार हो गए इसका। मे बी कुछ ने जानबूझ के भी किया हो, मैं किसी की नीयत नहीं जानता, लेकिन जो जिस तरह का पोलराइज्ड एक चार्ज एनवायरनमेंट है, उसमें इस चीज़ से जो है वो बईद नहीं है, ये मुमकिन भी है, खारिज ज़मकान बिल्कुल नहीं है। पर जो हुआ गलत हुआ है जी। मैं बतौर सहाफ़ी, मुझे इस बात पे बुरा फील हो रहा है कि जर्नलिस्ट जो है उसके लिए क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है, और अगर वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर जाए इस तरह की चीज़ें करके, तो मेरे ख़्याल से उसका मुस्तकबिल जो है वो रोशन तो नहीं होता, वो तारीक होता है। चूँकि जर्नलिस्ट जो है उसके पास सेल करने के लिए सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी साख होती है कि वो कितना सच्चा है, वो कितना क्रेडिबल है। गलती हर किसी से होती है। मैं दोबारा से ये बात दोहरा रहा हूँ कि लाजिम नहीं है कि जानबूझ के सब ने एक फ़ेक लेटर को फैलाया, बल्कि मेरे पास जब आया मेरा भी जी चाहा कि इसे ट्वीट करूँ, क्योंकि मुझे भी पहले इंस्टेंस में लगा कि ये कोई जेन्युइन चीज़ है, लेकिन बाद में शुक्र है कि मेरे पास आ गई थी तस्दीक इसकी। कुछ देर बाद वक्ती तौर पे मैं रुक गया कि इतने ज़्यादा चार्ज इस एनवायरनमेंट के अंदर, पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर शेयर करना, कहीं ये ब्लेंडर गले ना पड़ जाए। लेकिन वो मेरा रुकने का फ़ैसला अच्छा साबित हुआ। मेरे जो दोस्त हैं उनसे मुझे पूरी हमदर्दी है। इसमें मुझे यकीन है कि काफ़ी दोस्तों ने गलती से ये शेयर किया होगा, लेकिन सहाफ़त में तस्दीक ज़रूर करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप अपना ट्वीट आधे घंटा बाद कर दें, लेकिन वेरीफाई करने के बग़ैर कोई भी मवाद शेयर मत कीजिए, क्योंकि कहीं आप बग़ैर किसी इरादे के किसी के एजेंडे को आप ना बढ़ा रही हो। तो ख़त बड़ा इंटरेस्टिंग था जी ये। ख़त पे ज़रा बात भी कर लेते हैं। ये ख़त में ये था जी कि शाह महमूद कुरैशी साहब लिख रहे हैं अमेरिका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर को 27 सितंबर 2021 को कि आप जो हमारा मिशन है वाशिंगटन में वो नाकामयाब रहा है। वज़ारत ख़ारजा को इस पर काफ़ी ज़्यादा तशवीश है कि वो अमेरिकी सदर जो बाइडन और इमरान खान साहब के दरमियान टेलीफोन कॉल जो है रब्ता क्यों नहीं करवा सका। और इस पर कहा गया कि अपनी कोशिशें तेज़ करें, रब्ता करवाएं, ये बड़ा ज़रूरी है। टेलीफोन कॉल जिसका बड़ा चर्चा रहा कि बाइडन साहब ने नहीं की खान साहब को, वो कॉल करवाएं। बहरहाल ख़त चूँकि अब फेक निकल आया, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पर एहतियात बरतनी चाहिए। एक और चीज़ आज की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी और आम खबर जो ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की, वो ECL से जिन 100 से ज़ायद अफराद के नाम निकाले गए हैं गुज़िश्ता रोज़, उनमें मकसूद चपड़ासी भी उन खुश नसीबों में शामिल है कि जिन्हें यह सआदत हासिल हुई है। उनके नाम ECL से निकाले गए हैं। और कुछ देर पहले मुबशर ज़ैदी साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन में मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, हमारे डायरेक्टर न्यूज़ थे, ब्यूरो चीफ भी रहे, इस्लामाबाद के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग भी रहे, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं जी। मेरे पास ख़ुद ज़ाती तौर पे इस चीज़ की तस्दीक नहीं है, लेकिन मुबशर ज़ैदी साहब चूँकि क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, उन्होंने ये ख़बर शेयर की है। उनके मुताबिक मकसूद चपड़ासी का नाम ECL से निकाल दिया गया है। तो ये बड़ा अजीब काम हो रहा है जी। बहरहाल नून लीग के नज़दीक तो मकसूद चपड़ासी बेगुनाह है, बेकसूर है। उन्होंने तो अपनी दानिश में बेहतर काम किया उसका नाम निकाल के, लेकिन जो उनके लिए बदनामी का बायस ज़रूर बनेगा। डिस्कस हो रहा है जी काफ़ी ज़्यादा। इसके साथ साथ जो PTI की तरफ से एक जो लड़ाई है, अब वो अगले स्टेज में दाखिल होगी। अब मुख्तलिफ़ इदारों के साथ जो है
वन टू वन जो है बिल्कुल आमने सामने इलेक्शन कमीशन के साथ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल जो है दू बदू वो सींग फंसा लिए हैं और बिल्कुल जो है हेड ऑन हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टकराव के लिए जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं कि शहबाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज रहे, उनके साथ काम करते रहे। नाम उनका कहाँ से आया, खान साहब ने बता दिया कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था। खान साहब भी उस वक्त बड़े खुश थे जब सिकंदर सुल्तान राजा को लगाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो बड़े खुश थे जी कि जी बड़ा ज़बरदस्त बंदा हमें मिल गया जी, अब हमारा अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गया है। याद रहे कि सिकंदर सुल्तान राजा से पहले जो 2 इलेक्शन कमिश्नर थे, सरदार रज़ा खान और उनसे पहले फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, ये तीनों के तीनों तवातर से हम देख रहे हैं वन आफ्टर दी अदर, ये तीनों के तीनों पे खान साहब अदम एतमाद कर चुके हैं। अब पता नहीं खान साहब को किस तरह का चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए, लेकिन ये 3 जो आए थे तीनों की खान साहब ने पहले तारीफ़ की, फिर बाद में उन्हें बुरा भला कहा कि ये ठीक लोग नहीं है। बहरहाल अब PTI की फॉरेन फंडिंग का जो मामला है उस पर फैसला आना है, महीने के अंदर अंदर ज़ाहिर है ये फैसला आना है, अगले 20 दिन के अंदर ये फैसला आ सकता है, ईद के कोई 2 हफ्ते बाद। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लग रहा है, बहुत ज़्यादा शक है कि अगर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाता है, चूँकि इस वक्त हॉस्टाइल उनके ख़िलाफ़ जो बैठी है काबीना, तो वो कर देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन। चूँकि ये जब फैसला ऐसा आ जाए, फॉरेन फंडिंग साबित हो जाए, तो फिर कोई भी जो उस वक्त की कैबिनेट होती है, काबीना होती है, गवर्नमेंट होती है, वो पार्टी की डिसोल्यूशन का रेफरेंस भेजती है। अब ये जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसमें चूँकि फ़ॉरेन फंडिंग का मामला है तो बड़ा पेचीदा है। जो चीज़ें अकबर शेर बाबर ने लगाई है इलेक्शन कमीशन में अपने केस के साथ, वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। चूँकि अकबर शेर बाबर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स को मैनेज करते थे, तो खान साहब को अपनी ज़ाती तौर पे अपनी जगह पे होने इस बात का मालूम है, अंदाज़ा है कि इसमें गो के इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं थी कि किसी गैर मुल्की फंडिंग जो है वो ले ली गई। लेकिन मुल्क से बाहर अगर कोई कंपनी, पहले मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन भी कर दूं ये फॉरेन फंडिंग का मामला है क्या। फॉरेन फंडिंग में पाकिस्तान यानी किसी भी जमात के हवाले से उस पर पाबंदी है, उसके लिए ममनुआ फंडिंग है अगर वो किसी गैर मुल्की शख्स, किसी गैर मुल्की हुकूमत या किसी गैर मुल्की कंपनी ने भेजी हो पाकिस्तान के अंदर। तो जो PTI के अकाउंट्स हैं उनमें कुछ ऐसे निकले हैं गैर मुल्कियों के अकाउंट्स कि जिनसे फंडिंग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आई है। अब उस पर तहरीक इंसाफ के दोस्तों का ये कहना है कि इमरान खान चूँकि ग्लोबल लीडर हैं, लोग उन्हें मानते हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो लोगों ने भेजे हैं पैसे उनके लिए। इसमें ज़ाहिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी के जानने वाला था, कोई ताल्लुक़ वाला था, वो खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग थी, उसने अपने दोस्त के ज़रिए कहा यार मैं भी पैसे भेजना चाहता हूँ। तो ये पैसे जो हैं वो आए तो हुए हैं, लेकिन कोई ऐसी इंटेंशन, जो असल जो स्पिरिट है फॉरेन फंडिंग की, कि वो ये होती है कि कोई पार्टी बाहर से फंडिंग लेके पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम ना कर रही हो। तो उस चीज़ पे अगर इसको देखा जाए, उस पैमाने पे रख के तोला जाए, परखा जाए, तो ज़ाहिर है कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन नहीं, कोई पाकिस्तान का नुकसान नहीं करना चाहता, कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ मुखालिफ एजेंडे पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हाँ वो तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, कोई भी जमात पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर नहीं हो सकती किसी सूरत भी। तो असल जो उसका स्पिरिट है फॉरेन फंडिंग का, वो उस पर तो PTI पूरा नहीं उतरती कि जो उसकी असल जो कॉन्टेक्स्ट है कि कोई पार्टी मुल्क के खिलाफ काम ना कर रही हो फॉरेन फंडिंग लेके। लेकिन अब चूँकि आइन की प्लेन रीडिंग देखी जाए तो उसमें वायलेशन बिल्कुल बनती है। इस पर PTI को, जिस तरह मैंने बात की, कि खदशा है, डर है कि उन्हें बैन कर दिया जाएगा, पार्टी डिज़ोल्व कर दी जाएगी। और जो करीबी हल्के हैं खान साहब के, वो ये बता रहे हैं कि मुतबादल नाम भी सोचा जा रहा है। चूँकि माजी में जब अवामी नेशनल पार्टी बैन हुई थी तो उन्होंने पहले वो नेशनल अवामी पार्टी की NAP होती थी, फिर वो अब अवामी नेशनल पार्टी ANP हो गई बाद में। तो इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके हवाले से अब जो खान साहब के करीबी हल्के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो क्लोजली इस चीज़ पे गौर कर रहे हैं कि मुतबादल नाम जो है पार्टी का क्या रखा जाए। चूँकि इलेक्शन कमीशन हॉस्टाइल है, जो कैबिनेट बैठी है वो हॉस्टाइल है, तो पूरा जो माहौल है वो ये बता रहा है कि शायद मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिसोल्यूशन की तरफ चला जाए। खान साहब की नाअहली की तरफ भी चीज़ें प्लान की जा रही है, लेकिन उस पर मैं आपको बताऊंगा वो कैसे बच जाएंगे नाअहली से। हाँ, अगर कोई करना चाहे, हर सूरत में इरादा हो, कोई स्क्रिप्ट हो, कोई प्लान हो, फिर तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ऑन मेरिट क्या सूरत हाल है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन पार्टी के बारे से ये चीज़ क्लियर है कि बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत खदशा है इस बात का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिज़ोल्व कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। उस पर मुतबादल नाम जो है वो सोचा जा रहा है।
नए नाम से एक नए नाम से एक पार्टी रजिस्टर कराई जाए, लोग वही हों, चेयरमैन जो हैं वही हों, इमरान खान हों, अगर वो डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं तो वो चीज़ गलत होगी। क्योंकि जो आइन के अंदर जो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो लिखा गया है पार्टी हेड के बारे में, उसने पार्टी की जो फंडिंग होती है, जो अकाउंट्स होते हैं, उन पे वो हर साल एक बयान हल्फी पार्टी हेड जो है वो अपनी पार्टी के बिहाफ पे इलेक्शन कमीशन में जमा करवाता है। और उस बयान हल्फी की बेसिस पे ये बात की जा रही है, सोचा जा रहा है कि इमरान खान जो हैं, चूँकि बयान हल्फी उनका झूठा साबित हो जाएगा, अगर फॉरेन फंडिंग निकल आती है तो बयान हल्फी उनका झूठा निकल आएगा। तो झूठा बयान हल्फी अगर निकलता है तो वो 62(1)(f) के तहत सादिक नहीं रहते, सादिक और अमीन की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते, तो इसलिए वो डिस्क्वालीफाई उन्हें कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मामला है क्या। जो बयान हल्फी होता है नाजरीन, उसमें ये नहीं लिखा होता कि बिल्कुल ये मिनोअन में कह रहा हूँ जनाब, हल्फन ये इसका इकरार कर रहा हूँ कि ये दुरुस्त। अगर हल्फन इकरार कर रहा हूँ ये अकाउंट्स की तफसीलात जो दी गई हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं, फिर तो नाअहली बनती है, फिर तो डिस्क्वालिफिकेशन बनती है 62(1)(f) के तहत। लेकिन इसमें जो हल्फनामा है उसमें ये लिखा जाता है पार्टी हेड की तरफ से कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरी दानिश्त में जो मैंने देखा है, मेरी दानिश्त में या मेरी बेहतरीन मालूमात के मुताबिक ये अकाउंट्स की तफसीलात जो हम जमा करवा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसमें चूँकि खुद भी थोड़ा सा डाउटफुल है पार्टी हेड, वो लिखता है कि मेरी दानिश्त में टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये अकाउंट्स ठीक हैं, तो वो हल्फन इकरार नहीं कर रहा 100% के बिल्कुल जी ये जो मैं दे रहा हूँ बिल्कुल दुरुस्त है। तो मेरी नज़र में यहाँ किसी सूरत में भी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो 62(1)(f) है उसका इतलाक़ नहीं होता पार्टी हेड पर। तो लेकिन अगर कोई करना चाहे तो वो किसी हद तक भी जा सकता है। चूँकि मैंने जो दोबारा बात की, पहले बात की, वो दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है, हॉस्टाइल कैबिनेट पैटी है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल एक जो है वो सिंग फंसाए हुए पीटीआई ने। अब 26 तारीख को एहतजाज का फैसला हुआ जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम जो तंजीमें हैं, ज़ेली तंजीमें, उन्हें ये अहकाम जारी कर दिए गए हैं, हिदायत दे दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसमें यह फैसला हुआ है कि मुल्क भर में मंगल के रोज़, यानी कल आने वाला जो कल है, मंगल के रोज़ 26 तारीख को इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा उनकी जानिबदारी को लेकर। अब इसमें जब जानिबदारी की बात की जाती है तो उसमें दो चीज़ें जो है वो इसमें ग्राउंड सेट किया गया है। नंबर 1, फॉरेन फंडिंग केस में कह रहे हैं वो जानिबदारी दिखा रहे हैं। नंबर 2 ये है कि जो 26 MPs ने पंजाब में वोट दिया था हमजा शहबाज को CM बनने के लिए, उन पे डिफेक्शन क्लॉज 63A लगती है। अब 63A का जो जहाँ तक ताल्लुक है उसका इतलाक़ होता है या नहीं होता, ये भी एक कानूनी मैटर है। मैं ख़ुद क़ानून का तालिब इल्म ख़ुद को कहता हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ, गो कि मेरी ये फील्ड नहीं है, लेकिन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो जिन ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्क्वालिफिकेशन मांग रही है उस पर एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये होता है कि पहले पार्टी अपने अरकान को आगाह करती है इन राइटिंग या बुला के कि ये जो पर्टिकुलर वोटिंग हो रही है CM की या प्राइम मिनिस्टर की, उस पर आपने वोट फलां बंदे को देना है या आपने एब्सटेन करना है, तो वो जो भी अहकाम होते हैं वो आपको दे दिए जाते हैं। अब उसके बाद कोई अगर वायलेट करता है तो फिर आपने बुला के उस मेंबर से पूछना होता है कि तुमने ये काम क्यों किया। अब PTI के केस में जो 26 लोगों ने हमजा शहबाज को वोट दिया है उनको बुला के पूछा नहीं गया, ना ही पहले कोई ऐसा इन राइटिंग सेंटर में जब तहरीक अदम थी खान साहब के ख़िलाफ़, तो यहाँ तो ये चीज़ आई थी, बाज़ाब्ता एक भेजा गया था मुरासला तमाम अपने पार्टी के MNAs को कि आपने नहीं शिरकत करनी, तहरीक अदम पार्लियामेंट के अंदर नहीं आना, अगर कोई आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी 63A के तहत। लेकिन पंजाब में ऐसी कोई चीज़ मेरी नज़र से नहीं गुजरी, कोई शायद आई हो, लेकिन फिर भी अगर आई भी है तो उसके बाद ये होता है कि जब आपने वोट दे दिया है पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़, पार्टी हेड की डायरेक्शन के ख़िलाफ़, तो फिर आपको बुला के शोकाज देना होता है। प्रोसीजर है इसका इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, बुला के इन बंदों से पूछा नहीं गया। ये मैं आपको रेफरेंस के तौर पे कोट कर रहा हूँ, आयशा गुलालई के ख़िलाफ़ भी जब डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस भेजा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो वो रेफरेंस जो है उसमें आयशा गुलालई जीत गई थी, वो मेंबर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हालांकि उन्होंने अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना ली थी खान साहब की PTI से हट के, लेकिन वो D सीट नहीं हुई थी। इसलिए इस ग्राउंड पे
ایک تو اس میں انہوں نے یہی گراؤنڈ رکھا تھا کہ انہیں بلا کے پارٹی کی طرف سے پوچھا نہیں گیا، یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا. پھر معاملہ ہائی کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ میں گیا، واٹ ایور، لیکن اس میں گراؤنڈ یہی تھی جس پہ بچی عائشہ گل علی. دو چیزیں تھیں. نمبر 1 یہ تھا کہ پارٹی نے ان کے فیصلے کے بعد، ڈیفیکشن کے بعد بلا کے انہیں شوکاز نہیں دیا، ان سے پوچھا نہیں ہے. نمبر 2، عائشہ گل علی پہ ڈیفیکشن جب لگی تھی تو شیخ رشید صاحب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے جب میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے تو شاہ خاقان کے مقابلے میں. تو اس وقت شیخ صاحب کو خان صاحب نے خود بھی ووٹ نہیں دیا تھا پارٹی ہیڈ ہوتے ہوئے. تو عائشہ گل علی کے لیے گراؤنڈ سیٹ ہو گیا تھا کہ میرے پارٹی ہیڈ نے خود نہیں دیا، میں کیسے دوں. تو یہ معاملہ ہے. اس نے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پروسیجر ہے وہ صحیح طرح سے فالو نہیں ہوا. اور پھر بھی جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نہیں کر رہا، ڈیلے کر رہا ہے ان کے ریفرنسز پہ ان کی ڈیسیٹ کرنے کے معاملے کو. تو 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس. جب ان کو ریفرنس موصول ہوتا ہے اس کے 30 دن کے اندر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہ بندے ڈی سیٹ کرنے یا نہیں کرنے. ابھی 5-6 دن ہوئے، 24 دن ابھی رہتے ہیں مزید الیکشن کمیشن کے پاس، وہ ہولڈ کر سکتا ہے، آئینی ان کے پاس اختیار ہے. اور اس کے بعد پھر 90 ڈیز میں سپریم کورٹ نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ اپیل میں جائے تو 90 ڈیز میں سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرتے. تو اتنا سمپل نہیں ہے معاملہ، بڑا ٹائم اس پہ لگ جائے گا. کم از کم نہ کرتے بھی اس پہ 3 مہینے تو 4 مہینے کہیں نہیں گئے، 4 مہینے لگ سکتے ہیں بندوں کو ڈیسیڈ کرنے میں. تو یہ جناب موٹی موٹی ہیپننگس تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. خان صاحب نے ٹویٹ کر کے اپنے جو فالوورز ہیں ان سب کو کہہ دیا کہ آپ بڑے زبردست میرے فرنٹ لائن کے سپاہی ہیں جو سوشل میڈیا پہ زبردست طریقے سے یہ سازش والے معاملے کو اجاگر کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی ڈیفیکشن، اس میں کوئی ایسی سن سیٹ کلاس خان صاحب نے ایڈ نہیں کیا جملہ کہ فوج کے اداروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، بلکہ سب کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. اپریسیشن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو فوج کے خلاف بہت سخت زبان استعمال کر رہے ہیں، بہت سخت کیمپین کر رہے ہیں. تو ایک جو اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی وہ نظر آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے بعد شاید اب اگلا محاذ جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھولا جائے. عدلیہ کے ساتھ تو کھول دیا گیا ویسے ہی، اس طرح سے خان صاحب نے جلسوں کے اندر عدلیہ کو ٹیک آن کیا ہے. بہرحال انٹرسٹنگ ڈیز آر کمنگ. پاکستانی پولیٹکس میں آپ کو آگاہ رکھیں گے، جو بھی ہیپننگز ہوتی رہیں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.